बच्चों, हम बचपन से ये चीज पढ़ रहे हैं कि लॉ कितने तरह के होते हैं। कौन कौन से? सब्सटेंटिव लॉ कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? सिविल वाले क्या करते हैं? डिफाइन किस चीज को, किसको? ये जैसे टोपा है हमारा, है ना। फिर क्रिमिनल वाले क्या डिफाइन करते हैं? उन जो क्या कहलाता है। एंड सब्सटेंटिव लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसे कौन सा लॉ बोलते हैं? प्रोसीजरल। क्या बोलते हैं उसे? प्रोसीजरल लॉ। तो हम यहां सिविल का प्रोसीजरल लॉ पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। कि अगर कोई व्यक्ति सिविल केस फाइल करता है कोर्ट के अंदर तो उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगी, क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सीपीसी के अंदर दिया है। तो सबसे पहले क्या होते हैं एक व्यक्ति के? कितने तरह के? कौन कौन से? हाँ, लीगल राइट मतलब जो किसने दिए हैं? प्रोवाइडेड बाय लॉ। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट प्रोवाइडेड बाय, उन राइट का अगर क्या होता है मतलब तो हमें क्या चाहिए? जो लेने कहां जाएंगे, क्या फाइल करेंगे? हाँ, कोर्ट क्या कंसीडर करके? फैक्ट्स एंड को कंसीडर करके हमें क्या देगा? रिलीफ, डिसीजन देगा। हमें क्या देगा? रिलीफ देगा। हमारे फेवर में क्या देगा? डिसीजन देगा कि नहीं देगा। बट हमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या करना पड़ते हैं? क्या देकर? क्या देकर? तो दो जने होते हैं, प्लेंटिफ और प्लेंटिफ कौन? जिसने केस फाइल किया है वो क्या लगाता है? तो वो एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए क्या देगा? एविडेंसेस। एंड कौन होता है जो वो क्या करता है अपना? तो वो अपने डिफेंस को प्रूव करने के लिए क्या देगा? ताकि उनके फेवर में क्या आ सके? डिसीजन। तो बेसिकली हमें कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें? जैसे शर्मा जी हैं, है ना, उन्होंने कितने रुपए लिए थे? वर्मा जी को 1 लाख रुपए दिए, कितने महीने के? तो अब शर्मा जी का राइट है, राइट टू। अब ये राइट कैसा है? कॉन्ट्रेक्चुअल है कि लीगल है? क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कारण से इन्हें राइट मिला है ना। अब अगर ड्यू डेट पर पैसा, तो शर्मा जी के राइट का क्या हो गया? उन्हें क्या चाहिए? क्या रिलीफ चाहिए? पैसा वापस दिलाओ। तो वो हेल्प लेंगे किसकी? और कोर्ट में केस फाइल करेंगे, क्या बन जाएंगे? प्लेंटिफ। तो शर्मा जी ने केस फाइल किया, वो क्या बन गए? किसके अगेंस्ट किया? वर्मा जी क्या बन गए? शर्मा जी को प्रूव करना पड़ेगी सारी चीजें ताकि उनके फेवर में डिसीजन आ सके। वर्मा जी को प्रूव करना पड़ेगा अपना डिफेंस ताकि उनके फेवर में। तो वो सारे फैक्ट्स जो हमें कोर्ट में क्या करने हैं? प्रूव। बोलो बच्चों, वो जो हमें कोर्ट में, ताकि हमारे फेवर में क्या आ सके? डिसीजन। हमारे फेवर में क्या आ सके? उन्हें क्या बोलते हैं? या कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज मतलब क्या होते हैं? कॉजेस, रीजन। एक्शन मतलब टू या टू प्रोसीड अगेंस्ट समवन। तो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हमने जो एक्शन लिया है उसे क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। कॉजेस मतलब क्या होते हैं? एक्शन मतलब टू। तो हमने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट में जो केस फाइल किया उसके कारण क्या है, उसके फैक्ट क्या हैं, उन्हें बोला जाता है कॉज ऑफ एक्शन। और जब तक कॉज ऑफ एक्शन हम कोर्ट में प्रूव नहीं करते हैं हमारे फेवर में क्या नहीं आता है? डिसीजन। जैसे यहां शर्मा जी को एज अ प्लेंटिफ प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने पैसा उधार दिया है। यहां वर्मा जी को एज अ प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने पैसे लिया या लिया था तो वापस दे दिया है। तो वो सारे फैक्ट्स जो प्लेंटिफ को प्रूव करने हैं कि उसके फेवर में डिसीजन आ जाए, वो सारे फैक्ट्स जो डिफेंडेंट को प्रूव करने हैं ताकि उसके फेवर में डिसीजन आ जाए, क्या कहलाते हैं? फैक्ट्स इन इशू या कॉज ऑफ एक्शन। बोलो बच्चों, क्या कहलाते हैं? कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं उन्हें सिविल में, फैक्ट्स इन इशू बोल देते हैं उन्हें एविडेंस के अंदर। कहां बोल देते हैं? एविडेंस के अंदर। ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन मतलब हर वो फैक्ट जो नेसेसरी होगा प्लेंटिफ के द्वारा कि वो प्रूव करे ताकि उसके फेवर में क्या आ सके? जजमेंट, कोर्ट का क्या आ सके? डिसीजन। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन मतलब बंडल ऑफ इसेंशियल फैक्ट्स होता है जिसमें सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा हमारा राइट था
जैसे शर्मा जी को प्रूव करना पड़ेगा उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे, वो उनका राइट है। फिर उस राइट का क्या हुआ है कि ड्यू डेट पर इसने पैसा नहीं दिया, तो मुझे मेरा पैसा दिखवाया जाए। नेक्स्ट क्या दिया है? जजमेंट मतलब सिंपल वर्ड में कोर्ट का क्या होता है, जो कितने तरह का होता है, कौन कौन सा? ठीक है, जो डिसीजन दिया जाता है वो रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, और उसके क्या बताना जरूरी होते हैं? ग्राउंड्स, रीजन। तो डिक्री और डिक्री के देने की जब हम क्या बता देते हैं? रीजन, तो वो कहलाता है क्या? जजमेंट। ऑर्डर, और उस ऑर्डर के क्या बता देते हैं? तो वो क्या कहलाता है? जजमेंट। तो जजमेंट मतलब कोर्ट का डिसीजन होता है, और कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी होता है कि जो भी डिसीजन किसने दिया है? कोर्ट ने, वो उसके क्या बताए? रीजन बताए। बिना रीजन के डिसीजन नहीं दिया जाता। ये समझ में आया? तो जजमेंट मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट, जो कौन देता है? जज। जो क्या बताता है? ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर मतलब क्या? हाँ, ऐसा डिसीजन देने के हमारे रीजंस क्या हैं। अब बोले डिक्री क्या होती है, तो बोले वो भी जजमेंट ही होता है। ऑर्डर क्या होता है? वो भी जजमेंट का हिस्सा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बोले डिक्री मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। बोलो डिक्री मतलब क्या हुआ? एडजुडिकेशन मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। एडजुडिकेशन मतलब क्या हुआ? हाँ, अब वो क्या कर रही है? कॉन्क्लूसिवली। कॉन्क्लूसिवली मतलब क्या करती है? डिटरमाइन। डिटरमाइन करना मतलब फिक्स करना, फाइनलाइज करना, निर्धारित करना। किस चीज को फाइनलाइज कर रही है? किस चीज को फाइनलाइज कर रही है? कौन से राइट जो पार्टी ने केस फाइल करते समय क्लेम किया था? सबको भी कर सकती है, उनमें से किसी एक को कर सकती है? सबको कर दिया है तो कौन सी डिक्री आ जाएगी? फाइन। कुछ को किया है तो क्या आएगी? प्रिलिमिनरी डिक्री। ये समझ में आया? लेकिन डिक्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है एक ऐसे डिसीजन को जिसके अगेंस्ट अपील होनी है, ये मानते हुए कि वो ऑर्डर है। अगर ये मानते हुए कि वो क्या है? ऑर्डर है, और हमें क्या करनी है? अपील, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसे किस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया है? डिक्री। एंड डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? हमने कोर्ट में केस फाइल किया, बट हमारे केस में किसी तरह का क्या था? डिफेक्ट, डिफॉल्ट, जिसे सुधारने के लिए कोर्ट ने हमारा केस क्या कर दिया? खत्म। तो क्या ऑन मेरिट डिसीजन आया है? नहीं। क्या कोर्ट ने तमाम सबूतों, हालात और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन दिया है? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट कहलाता है। ठीक है? फिर क्या बोला है? जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है, डिक्री एग्जिस्टेंस में आती है। बोल के बताओ क्या बोला? एज सुन एज जजमेंट इज प्रोनाउंस, डिक्री कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और फिर उस पर क्या लगाई जाती है? सील और साइन। तो सील और साइन लगाने की डेट अलग हो सकती है। बोलो बच्चों, काय की डेट? हाँ, जबकि जजमेंट प्रोनाउंस करने की डेट अलग हो सकती है। तो जिस दिन जजमेंट क्या होता है, उस दिन से डिक्री एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ना कि तब जब उसको पर सील और साइन लगा। फिर डिक्री दो तरह की होती है, इंट्रिम होती है और फाइन। इंट्रिम डिक्री क्या होती है? सारे मैटर अभी डिसाइड, कुछ मैटर अभी डिसाइड होने से बचे हैं, बट फिर भी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, तो वो कौन सी डिक्री है? इंट्रिम। और जब सारे मैटर क्या हो जाते हैं, केस फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है, खत्म खल्लास फिनिश हो जाता है, तो कौन सी डिक्री आती है? फाइनल। प्रिलिमिनरी डिक्री बेस होती है फाइनल डिक्री का। बोलो क्या बोला? फाइनल डिक्री में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो प्रिलिमिनरी डिक्री से अलग नहीं होता है, इंटरिम डिक्री से अलग नहीं होता है। वो वही होगा जो इंटरिम डिक्री के अंदर था, वैसा ही होगा जैसा इंटरिम डिक्री के अंदर था। ठीक है? फिर अगर प्रिलिमिनरी डिक्री क्या हो जाती है? कैंसिल। प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट हमने क्या की थी? अपील।
अपील में प्रिलिमिनरी डिक्री क्या हो गई, तो फाइनल डिक्री ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या बोला है, प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट भी हम अपील कर सकते हैं और फाइनल डिक्री के अगेंस्ट भी। इवन फाइनल डिक्री आ गई है तो भी हम चाहें तो प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट क्या कर दें, अपील। फिर क्या होता है, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर। इंटरलॉकेटरी ऑर्डर मतलब इंटरिम ऑर्डर, जिसमें केवल डायरेक्शंस दिए जाते हैं, राइट्स और ऑब्लिगेशन पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। देन ऑर्डर होता है। ऑर्डर में तो यही कहा है, जो क्या नहीं है वो क्या है, वापस से क्या नहीं है जो, वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। डिक्री होने के लिए क्या जरूरी है, पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन होना जरूरी है। अगर पार्टीज के राइट डिटरमाइन तो वो क्या नहीं है, डिक्री, और अगर वो क्या नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर। हर डिक्री के अगेंस्ट क्या होती है, अपील। फर्स्ट अपील भी होती है और सेकंड अपील, जबकि हर डिक्री के अगेंस्ट अपील, हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील उन्हीं ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है जो अपीलेबल बताए हैं, और उनके अगेंस्ट भी केवल फर्स्ट अपील होती है। कौन सी नहीं होती है, तो अपीलेबल ऑर्डर कौन कौन से हैं, सेक्शन 35A में कंपनसेटरी कॉस्ट का ऑर्डर, फिर सेक्शन 91 और 92 के अकॉर्डिंगली अगर हमने कोर्ट के पास परमिशन लेने गए थे, अगर हम कोर्ट के पास कि हमें पब्लिक न्यूसेंस का या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या फाइल करना है, केस, और कोर्ट ने परमिशन देने से मना कर दिया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, 95 के अंदर अगर अटैचमेंट ऑर्डर लिया था बट रॉन्गफुल ग्राउंड्स पर, 95 में क्या लिया था, अगर अटैचमेंट ऑर्डर, बट कौन से ग्राउंड पर, रॉन्गफुल ग्राउंड पर, है ना। फिर अगर किसी ऑर्डर में किसी व्यक्ति के ऊपर क्या लगाया है, फाइन, या उसे क्या किया गया है, अरेस्ट, उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। एंड अगर लॉ के द्वारा, किसी भी लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली अलाउड किया है, किसी भी लॉ के द्वारा अगर कि हाँ इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या हो सकती है, तो कर ले, रोए मत, बट इनके अगेंस्ट भी कौन सी अपील नहीं होगी, सेकंड। ये डिफरेंस बता दिया आपको मैंने। चलिए फिर क्या हेडिंग दिया अगला, तो ओपन कोर्ट के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है, और जैसे ही जजमेंट क्या किया जाता है, क्या एग्जिस्टेंस में आ जाती है, हाँ डिक्री की साइन करी भी कॉपी बाद में देते हैं अपन, है ना। फिर जजमेंट प्रोनाउंस करने से कितने दिन के अंदर आपको क्या दे देना पड़ेगा, डिक्री दे देनी पड़ेगी, है ना। फिर अगर 30 दिन के अंदर हम, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है जजमेंट प्रोनाउंस करने से 30 दिन के अंदर अगर प्रोसीडिंग्स कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक्सटेंशन ले सकते हैं। बट हाँ अदरवाइज अगर आपने रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं किया तो सारी चीजें क्या मान ली जाएगी, खत्म। फिर ये दिया है कि एक केस में 2.5 years बाद क्या किया गया था, तो माना गया क्या कि वो सही नहीं है। तो डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर कौन होता है, वेरी गुड। जजमेंट डेटर कौन होता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, बट उसके पावर कहां से आ रहे हैं, फिर उसके नीचे कौन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन होता है बेटा, हाई कोर्ट होता है ना। हाई कोर्ट स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है ना। फिर उसके नीचे कौन होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर स्मॉल कॉज कोर्ट होते हैं, छोटे कोर्ट होते हैं। ये हमारी क्या होती है, हायरार्की होती है, सबसे ऊपर कौन है, बट उसके पावर कहां से आ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है, फिर उससे नीचे कोर्ट ऑफ सेशन, फिर हाँ बोलते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन 4 तरह से डिटरमाइन करते हैं अपन, है ना। पहला, किस बेसिस पर, सब्जेक्ट मैटर मतलब डिवोर्स का केस हो गया, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर का केस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, कंपनी लॉ से रिलेटेड केस हो गया, फर्म से रिलेटेड केस हो गया, फेमा से रिलेटेड केस हो गया, कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड केस हो गया, सब सब्जेक्ट मैटर है अलग अलग। फिर क्या है,
कि कहां केस फाइल करना, उसके बेसिस पर जुरिस्डिक्शन रहता है। तो जितनी जितनी आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है उतने में आप केस फाइल कर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर जुरिस्डिक्शन ओवर, तो नॉर्मली जहां एक व्यक्ति रहता है वहां के कोर्ट को राइट होता है ना। एंड लास्ट क्या है कि जो केस फाइल किया उस केस की क्या होती है, मॉनेटरी लिमिट होती है। क्या होती है उसकी, हाँ, जिसे हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है कि जब फर्स्ट टाइम केस फाइल किया जाता है, केस ओरिजिनेट होता है, तो वो कौन सा जुरिस्डिक्शन हो गया, ओरिजिनल। दूसरा क्या होता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब अपील की जाती है। फिर तीसरा क्या, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, नहीं आई, आवाज नहीं आई। हाँ, जहां आईपीसी वाले केस फाइल होते हैं, क्रिमिनल केस फाइल होते हैं, वो कौन सा जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन हो जाता है। ये समझ में आया अपने को। नेक्स्ट क्या दिया, सेक्शन कौन सा दिया है, 10। कौन सा सेक्शन दिया है, 10, है ना। देखें सेक्शन 10 में क्या लिखा गया है, स्टे मतलब क्या होता है, रोक लगा देना, है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। रेस सब जुडाइज मतलब स्टे ऑफ सूट। रेस सब जुडाइज मतलब क्या होता है, स्टे ऑफ सूट्स। तो ये बोल रहे हैं एक ही मैटर पर बार बार केस फाइल करने पर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन। वापस से बोलो, क्या बोला हमने, एक ही मैटर पर बार बार केस फाइल करने पर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, प्रोहिबिशन होती है ना। तो एक ही मैटर पर सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर सेम पार्टीज के बीच में अगर दूसरी बार केस आता है तो उस दूसरे केस के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, स्टे लगा देते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, स्टे ऑफ सूट। जिसकी कंडीशन ये है, सबसे पहले कितने केस हों, जो दोनों अलग अलग टाइम पर फाइल हुए हों। फिर दोनों केस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है। दोनों केस का क्या है, जो वो कैसा है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम। दोनों केस किसके बीच में है, दोनों केस किसके बीच में है, पहला केस अभी तक क्या चल रहा है, पहला केस मतलब जो पहले फाइल हुआ, पहला केस मतलब जो, तो पहला केस अभी तक क्या चल रहा है, तो बाद वाले पर हम क्या लगा देते हैं, स्टे। फिर बाद वाले केस का होगा क्या, वो डिपेंड करता है सेक्शन 11 पर, रेस जुडिक्टा पर, कि बाद वाले केस का क्या होगा, कि जो पहले का जो क्या जाएगा, डिसीजन, उसी को बाद वाले केस के ऊपर हम एप्लीकेबल करा देंगे। पहले केस का क्या आएगा, जो उसे ही हम बाद वाले केस के ऊपर एप्लीकेबल करा देंगे। ठीक है। फिर ये विंग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का केस दिया हुआ है अपने को, है ना। इसमें क्या हुआ था कि जैसे हमने बोला था इंदौर की कंपनी है, कहां की कंपनी है, वो बोल रही है कि मुंबई वाली कंपनी मेरे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, और उसने इंदौर में केस फाइल कर दिया मुंबई वाली कंपनी के अगेंस्ट। मुंबई वाली कंपनी का भी यही कहना है कि इंदौर वाली कंपनी मेरे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, और उसने बाद में केस कहां फाइल कर दिया है, मुंबई में। अब एक ही मैटर पे कितने केस हो गए, 2। पहला कहां हुआ, इंदौर, दूसरा कहां हुआ, मुंबई। क्या दोनों केसेस का सब्जेक्ट मैटर सेम है, हाँ, दोनों ही ट्रेडमार्क के ऑनरशिप को लेकर है। तीसरा, क्या दोनों केस की पार्टी सेम है, हाँ। क्या पहला केस पेंडिंग चल रहा है, पहला केस मतलब वो पेंडिंग चल रहा है ना, तो दूसरे वाले मतलब उसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, स्टे। और जब पहले केस का क्या आएगा, वही दूसरे केस पर एप्लीकेबल करा दें। समझ में आया ये। नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा क्या हुआ, बार ऑन रिपीटेशन ऑफ सूट। बोलो बच्चों, क्या हेडिंग है, रिपीटेशन मतलब बार बार केस फाइल करने पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, प्रोहिबिशन होना चाहिए। तो
एक बार अगर आपका केस डिटरमाइन किया जा चुका है, एक बार अगर आपका केस, हाँ, अगर आपका केस एक बार हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है और उसका क्या आ चुका है, डिसीजन क्या आ गया है उसका, तो ऐसी सिचुएशन में उसी मैटर पर आप वापस से केस फाइल नहीं कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में उसी मैटर पर उसी पर्सन के अगेंस्ट आप वापस से क्या नहीं कर सकते हो, केस फाइल नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? वापस से बोलो, क्या बोला अपन ने? एक ही मैटर पर बार बार केस फाइल करने पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट। अगर कोर्ट आपके केस को एक बार सॉल्व कर चुका है तो वापस से सेम झगड़ा लेकर आप कोर्ट में जा नहीं सकते। ये समझ में आया अपने को? चले देखें, जैसे है ना, शर्मा जी हैं, कौन से जी हैं अपने, है ना, और वर्मा जी, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था फैक्ट्री की ऑनरशिप को लेकर। किस किस के बीच में? फैक्ट्री की ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट था। अब शर्मा जी ने केस फाइल कर दिया इंदौर में, कब, किसके अगेंस्ट, वर्मा जी के अगेंस्ट। किस चीज को लेकर, फैक्ट्री की। देन वर्मा जी ने भी केस फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट, शर्मा जी के अगेंस्ट। कब करा, 15 सितंबर। किसको लेकर, फैक्ट्री की। तो कितने केस फाइल हो गए, दो, एक 10 जून को और एक 10 जून को कहां, 15 को कहां। दोनों की पार्टी क्या है, क्या कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है? हाँ। किस चीज को लेकर लड़ रहे हैं? तो बाद वाला केस कौन सा है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टे। कौन से सेक्शन के हिसाब से? फिर जैसे ही पहले वाला केस हर्ड एंड फाइनली क्या हो जाएगा, डिसाइड, तो जो पहले केस का डिसीजन है हम बोल देंगे बाद वाले केस के लिए भी हमारा यही डिसीजन है। जो पहले केस का डिसीजन है हम बोल देंगे बाद वाले केस के लिए भी हमारा यही डिसीजन है। कौन से सेक्शन के हिसाब से बोलेंगे, 11। ये 11 में बोला है तो 11 यही बोलता है कि इशू क्या होना चाहिए, पहले केस और बाद वाले केस दोनों का इशू क्या होना चाहिए, सेम। सेम भी कैसे हो, डायरेक्टली एंड, और किसके बीच में हो, और क्या हो चुका हो, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तो ये दो अलग अलग कोर्ट की दो अलग अलग डिक्री को सेम मैटर पर, दो अलग अलग कोर्ट की सेम मैटर पर दो अलग अलग डिक्री को रोक रहा है। क्या कर रहा है बोल के बताओ ये? क्योंकि अगर इंदौर वाला कोर्ट भी डिसीजन दे देगा, उज्जैन वाला भी दे देगा, तो एक ही मैटर पर दो डिसीजन हो गए। अब हम किसको माने और कैसे करें? ये झगड़ा ही खत्म कर दिया अपन। फिर बोले डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम है, इसका मतलब क्या होता है, जो पहले केस में आरोप लगाए गए थे एंड उनका क्या दिया गया था, रिप्लाई, वही दूसरे केस के अंदर भी होना चाहिए। पहले केस के अंदर जो एलिगेशंस लगाए गए थे वही दूसरे केस में भी हो, पहले केस में जो अपने डिफेंस में कहा गया था वही दूसरे केस में भी हो रहा है, तो क्या माना जाता है, डायरेक्टली एंड। फिर म्युनिसिपल टैक्स का असेसमेंट, हर साल का असेसमेंट अपना एक अलग मैटर होता है। हर साल का असेसमेंट क्या होता है, अपना एक अलग मैटर होता है। ठीक है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस और रेस जुडिक्टा, दोनों में अगर क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, तो हमेशा कौन प्रिवेल करता है, रेस जुडिक्टा। फिर गिफ्ट दिया गया था एचयूएफ के मेंबर के द्वारा, क्या दिया गया, गिफ्ट। बट एचयूएफ का कोई मेंबर गिफ्ट दे सकता है क्या एचयूएफ की प्रॉपर्टी को? नहीं। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि एचयूएफ की प्रॉपर्टी सारे फैमिली मेंबर्स की होती है। दे सकता है क्या? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि किसी अकेले मेंबर की होती है क्या? सबकी मिलकर होती है। अगर राहुल ने एचयूएफ की प्रॉपर्टी सीमा को गिफ्ट दे दी तो क्या प्रॉपर्टी सीमा को मिल जाएगी? तो बाकी एचयूएफ के मेंबर ने ऑब्जेक्शन ले लिया और गिफ्ट कैंसिल करा दिया। देन राहुल ने बोला क्या कर दो, पार्टीशन। अब पार्टीशन के अंदर प्रॉपर्टी सब मेंबर्स के अंदर बटेगी, तो वो प्रॉपर्टी भी बटेगी जो सीमा को क्या दी गई थी, गिफ्ट। क्योंकि गिफ्ट क्या हो चुका था, कैंसिल। बट राहुल मानने को तैयार नहीं है, वापस से कोर्ट में केस गया। तो क्या यहां पर कोर्ट केस को वापस से सुनेगा या सेक्शन 11 एप्लीकेबल करा देगा? तो सेक्शन 11 लग जाएगा, क्योंकि सेम मैटर को कोर्ट एक बार
हर्ड एंड फाइनली डिसाइड कर चुका। फिर क्या होती है, जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री या कंसेंट डिक्री होती है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। क्या होता है ये? बट इस सेटलमेंट के ऊपर कोर्ट की साइल और सील लगी होती है। दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को उन्होंने कोर्ट के बाहर ही क्या कर लिया, सॉल्व, राइटिंग के अंदर लिखकर सब सॉल्व कर लिया, और उसके ऊपर कोर्ट की क्या लगा ली, सील और साइन। तो वो कौन सी डिक्री कहलाती है? कॉम्प्रोमाइज या कंसेंट डिक्री, जो पार्टीज की कंसेंट से आई है। फिर दोनों जने उसी मैटर पर लड़ लिए वापस से, और इस बार कहां पहुंच गए, कोर्ट। तो क्या कोर्ट केस को सुनेगा या कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बेसिस पर डिसीजन दे देगा? क्या करेगा? कोर्ट केस को सुनेगा या कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बेसिस पर क्या दे देगा, डिसीजन। क्योंकि पहली बार कोर्ट ने केस को सुना, इट मियरली बियर्स seal and signature of the court. It was not heard and finally decided. 10 और 11 में डिफरेंस क्या है? 10 कब लगता है? जब पहला केस पेंडिंग। 11 कब लगता है? जबकि जब पहला केस हार्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका। 10 लगता है तो दूसरे वाले केस पर क्या लगा देते हैं, स्टे, और 11 लगता है तो दूसरे वाले केस को खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर हार्ड एंड फाइनली डिसाइड होना जरूरी है। फिर था हमारा कंस्ट्रक्टिव, कि प्लेंटिफ को अपने जो भी एलिगेशंस लगाने हैं केस में वो एक ही बार लगाकर खत्म करे। डिफेंडेंट को अपने डिफेंस में जो भी कहना है वो एक ही बार कहकर क्या करे, खत्म। प्लेंटिफ को अपने आरोप में जो भी कहना है एक ही बार कह के खत्म करें, डिफेंडेंट को अपने बचाव में जो कहना है एक ही बार कह के खत्म करें। अब अगर वो एक बार केस खत्म हो जाता है, फिर उसी मैटर पर दूसरे किसी पॉइंट को रेस करते हैं जो कि वो पहले कर सकते थे, तो बाद में फिर हम वापस से उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मिसेस शर्मा ने डिवोर्स मांग लिया, कोर्ट ने डिवोर्स दिलवा दिया, अब बाद में आकर वो क्या मांग रही है, दहेज का सामान, बच्चे की कस्टडी मांग रही है, मेंटेनेंस मांग रही हैं। तो यार पहले वाले केस में बोल सकते थे ना सारी बात, बोली क्या, अब भी मत बोलो, छोड़ो, हो जाएगा ये। चले सेक्शन 12 है ना, कौन सा सेक्शन दिया है, बार टू फर्दर सूट। अब जैसे शर्मा जी ने केस कर रखा है ए के अगेंस्ट, शर्मा जी ने केस कर रखा है किसके अगेंस्ट, जब केस की प्रोसीडिंग चल रही थी ए की डेथ हो गई, तो फिर ये बोला गया, क्या बोला गया, कि अब ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ए की जगह लेकर आया जाए, हम केस कंटिन्यू रखेंगे किसके अगेंस्ट, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। बट कोर्ट ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी मानने से क्या कर दिया, मना, बोल दिया कि नहीं, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां केस की पार्टी नहीं बना सकते। तो शर्मा जी ने नया केस फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। तो फिर यहां पर क्या लग जाएगा, सेक्शन 11, 12 लग जाएगा। 12 यही बोलता है कि जब आपको एक बार प्रिक्लूड कर दिया है कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी नहीं बना सकते हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि आप उसे पार्टी बनाने के पर्पज से नया केस फाइल कर दें, आप नया केस भी फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, केस कहां फाइल होगा, तो सेक्शन 15 बोलता है सबसे छोटी कोर्ट में केस फाइल होता है, जिसे उस केस को सुनने का क्या है, राइट, सबसे छोटी कोर्ट में होगा जिसे उसे सुनने का क्या हो, राइट होता है। ठीक है, फिर कौन सा सेक्शन है, हाँ वो बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कुछ भी होता है तो केस वहीं फाइल होता है जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। किसके केस में, कोई एक्सेप्शन नहीं, मैंने पहले भी समझाया था, अच्छे से याद कर लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको रिकवर करनी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन का केस हो, मॉर्गेज के कारण इमूवेबल प्रॉपर्टी को बिकवाना हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन रिसीव करना हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट आपको अगर क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो केस वहीं होता है जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है।
अब अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है तो सेक्शन 17 लगता है। तो उसमें बोला था हमने कि किसी के पास भी केस फाइल कर दें, प्रोवाइडेड उसकी मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन को ध्यान में रखते हुए। और सेक्शन 18 बोलता है कि अगर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कैसा है, अनसर्टेन, ज्यूरिसडिक्शन क्लियर ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इवन प्रॉपर्टी का स्मॉलर पोर्शन जहां आ रहा था वहां पर हम क्या कर सकते हैं, केस। तो सेक्शन 17 का एग्जांपल लें तो चोपड़ा जी सेल कर रहे हैं भल्ला जी को अपनी 3 प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट कहां हुआ है, दिल्ली में। प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इंदौर की है, फार्म हाउस पुणे का है, शॉप कहां की है, मुंबई। टोटल एग्रीमेंट कितने का हुआ, 21 करोड़। अब इस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या हो गया, डिस्प्यूट। तो यार ये तो अलग अलग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही प्रॉपर्टी, बट एग्रीमेंट तो एक ही है, तो केस भी कितना होगा, एक। तो इन तीनों में से किसी भी एक जगह हम केस कर सकते हैं, बट उस कोर्ट के पास जिसकी मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन हो 21 करोड़ तक के केस लेने की। जबकि 18 का क्या कहना पड़ रहा है, हाँ, कि प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन मालूम पड़ा नीमच में है, एमपी बॉर्डर, कुछ पोर्शन भीलवाड़ा में आ रहा है, राजस्थान बॉर्डर। बट क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना पोर्शन एमपी में है, एमपी में आ भी रहा है कि नहीं, भी क्लियर नहीं दिख रहा हमें तो, बट डाउट है। तो वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटीज हो गई। क्या हो गया वो, तो अगर इस तरह से क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों में से किसी भी जगह केस फाइल कर सकते हो, बट हां बताना पड़ेगा कि क्योंकि अनसर्टेनिटीज थी इसलिए हमें लग रहा है कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में भी प्रॉपर्टी आ रही है, इसलिए हमने क्या फाइल किया है, केस। फिर क्या बोला है, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, क्या है अगर, या किसी पर्सन के अगेंस्ट क्या हुआ है अगर, गलत। मूवेबल प्रॉपर्टी है या किसी पर्सन के अगेंस्ट क्या हुआ है, तो केस वहां फाइल होता है जहां डिफेंडेंट रहता है या क्या करता है, बिजनेस या प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, या जहां कहां अराइज हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन। इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ दो तो बाकी केसेस डिफेंडेंट की लोकेशन के हिसाब से होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ दो, हाँ, तो बाकी केसेस किसके अकॉर्डिंगली, डिफेंडेंट की लोकेशन के हिसाब से फाइल होते हैं। जहां पर डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस करता है या प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, या जहां क्या अराइज हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, वहां होगा। ये समझ में आया। एक से ज्यादा डिपेंडेंट थे तो सबके सब रहते हो, या सबके सब बिजनेस करते हो, या सबका प्लेस ऑफ प्रॉफिट हो, और नहीं तो जहां पर क्या राइज हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन। समझ में आए। फिर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी के केस में जहां कंपनी का बिजनेस प्रिंसिपल ऑफिस होता है, माना जाता है कि कंपनी वहां बिजनेस कर रही है, मतलब जहां कंपनी का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन अगर किसी दूसरे प्लेस पर क्या राइज हुआ था, और उस प्लेस पर कंपनी का क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस है, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, केस। ठीक है। फिर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां केस होगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, या जहां पर ब्रीच हुआ था, या जहां पर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पैसे का पेमेंट होना। अब ये सारी चीजें जरूरी नहीं है एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेसली कहां लिखी हो, कॉन्ट्रैक्ट में। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर, टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता। फिर क्या बोला है, अगर 2 या ज्यादा कॉम्पिटेंट कोर्ट है ना, जिनको ज्यूरिसडिक्शन है, और पार्टीज ने मिलकर डिटरमाइन कर लिया है कि हम इस पर्टिकुलर कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन दे रहे हैं, तो फिर उसे ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। जैसे हम अगर केस इंदौर में भी कर सकते हैं और उज्जैन में, दोनों कोर्ट के पास क्या है, बट ए और बी जिनके बीच में डिस्प्यूट था उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम तो केस कहां करेंगे, तो भले उज्जैन को ज्यूरिसडिक्शन था ना, अब नहीं है, किसके पास रहेगा, केवल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ में क्या पढ़ा था अपन ने, कि मनी की रिकवरी का केस है, काय का केस है,
और डिफेंडेंट को भी अगर प्लेंटिफ से कुछ पैसा लेना है, किसको? डिफेंडेंट को भी अगर किससे? प्लेंटिफ से कुछ पैसा लेना है, तो फिर वो अपने डिफेंस में जो कहना चाहता है वो तो है ही, उसके साथ साथ वो क्या क्लेम कर सकता है? सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। तो जो रेसिप्रोकल रिलीज होती है डेट की, वो होती है रेसिप्रोकल, मतलब प्लेंटिफ को पैसा लेना भी था और देना भी था। रेसिप्रोकल मतलब डिफेंडेंट को भी पैसा लेना भी था और देना। तो अलग अलग केस फाइल करें उससे अच्छा आप यहां पर क्या क्लेम कर लो? सेट ऑफ क्लेम कर लो। ये चीज आई समझ में अपने को? फिर अगर सेट ऑफ क्लेम किया जाता है तो उसके इसेंशियल्स क्या रहेंगे सेट ऑफ के? तो पहला तो केस काय का होना चाहिए, फिर जो अमाउंट ऑफ सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो वो कैसा हो? सर्टेन लीगली रिकवरेबल हो, ठीक है। फिर अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट थे तो सबको पैसा लेना हो प्लेंटिफ से, और अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स थे तो सबसे पैसा लेना। याद आया ना पॉइंट? एंड सेट ऑफ केस के स्टार्टिंग में ही क्लेम किया जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल कर रहे हो तब। बाद में अगर आकर आप क्वेश्चन रेस करते हो सेट ऑफ वगैरह का, तो जब तक कोर्ट परमिट नहीं करता है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आया अपने को? तो इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ का इफेक्ट क्या रहेगा कि जिस लिमिट तक आपने सेट ऑफ क्लेम किया है उस लिमिट तक प्लेंटिफ का क्लेम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब मान लिया जाएगा कि प्लेंटिफ को आपको उतना अमाउंट तो देना है। क्या मतलब? ए ने ये बोला कि मुझे आपसे 1 लाख लेना है, आपने बोला मुझे ए से 60,000 लेना है, तो अब 1 लाख में से 60,000 तो क्या हो जाएंगे? माइनस जो डिसीजन आएगा वो केवल कितने का आएगा? 40,000 का हो जाएगा ये। फिर क्या है? काउंटर क्लेम के अंदर हम अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, हम सारी गलती सामने वाले के ऊपर, है ना। तो डिफेंडेंट एडिशनली मतलब सेट ऑफ करने के साथ साथ वो क्या क्लेम कर सकता है? काउंटर क्लेम, जो उस कॉज ऑफ एक्शन के रिलेशनशिप में होगा जो प्लेंटिफ के सूट फाइल करने के पहले भी हो सकता है और बाद में। प्लेंटिफ के सूट फाइल करने के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता, ठीक है। हाँ, बट वो अपना डिफेंस डिलीवर करे उसके पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो जो क्रॉस डिमांड होती है सेम ट्रांजैक्शन में या एक्सीडेंट हो गया उसमें डैमेज क्लेम किया जाता है, उसमें जैसे ए जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया किसके साथ? बी के साथ। तो ए ने केस फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट, किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ है? बी उल्टा बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, गलती सारी तेरी थी और इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, मुझे उल्टा इससे क्या दिलाओ? कंपनसेशन। ये समझ में आया अपने को? एंड लास्ट क्या था? सेट ऑफ सर्टेन अमाउंट का होता है, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन या एग्जिस्टिंग डेट का होना चाहिए। तो जो सेम ट्रांजैक्शन में क्रॉस डिमांड होती है, सेम ट्रांजैक्शन में क्या होती है? उनमें क्या क्लेम करते हैं हम? इक्विटेबल सेट ऑफ। जैसे शर्मा जी कहां रहते हैं? एमपी में, है ना। फिर कौन है दूसरे? भल्ला जी। एसबी क्या है? अच्छा, सोयाबीन है, वेरी गुड। तो सोयाबीन भेजी थी कितने किलो? 100 किलो। किसको? भल्ला जी जो कहां रहते हैं? भल्ला जी उसके बदले में क्या भेज रहे हैं? कंसिडरेशन के बदले में, है ना। अब सेम ट्रांजैक्शन है जिसमें शर्मा जी क्या भेजेंगे और भल्ला जी क्या भेजेंगे? राइस। सेम ट्रांजैक्शन है ना। अब दोनों को एक दूसरे से पैसा नहीं लेना, गुड्स एक्सचेंज हो जाएगा। अब शर्मा जी ने क्या किया? चावल की क्वालिटी गलत बता दी और बोला कि मुझे नहीं चाहिए, और मैंने जो सोयाबीन भेजी उसका क्या दो? पैसा। अब अगर भल्ला जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उनके चावल की क्वालिटी खराब है तो पैसा देकर खत्म कर ले, बट अगर वो एक्सेप्ट, तो फिर वो केस में इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट को बोल सकते हैं कि मैंने भी इसको राइस सप्लाई किया था, मुझे भी उसका क्या दिलवाओ? पैसा। हो जाएगा ये। तो सेट ऑफ सर्टेन सम का होता है, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ, हाँ, फिर सेट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का हो ये जरूरी नहीं है,
जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ तो, ये समझ में आया? फिर सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ एज अ राइट क्लेम नहीं किया जाता, वो कोर्ट का क्या है? डिस्क्रिशन। सेट ऑफ पर क्या लगती है? कोर्ट की फीस, जबकि इक्विटेबल सेट ऑफ पर कोई फीस नहीं लगती। हो जाएगा ये? चलो यहां तक करो, कुछ डाउट हो तो पूछ। मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, तो दो तरह के मिसजॉइंडर होते हैं, एक था मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, एक था मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो मिसजॉइंड, अच्छा ये इसका मैंने पोस्टमार्टम करके पढ़ाया था मिसजॉइंडर का, तो मिस से तो समझ सकते हो कि गलत होगा ये, ज्वाइन करना मतलब, ज्वाइंडर मतलब जुड़ा हुआ, तो मिसजॉइंडर मतलब गलत तरीके से जुड़ा हुआ। तो केस में जुड़े हुए कौन कौन होते हैं? प्लेंटिफ और डिफेंड। केस में जुड़े हुए कौन कौन होते हैं? तो अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं और एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, बट वो गलत तरीके से जोड़ दिए गए हैं, उन्हें रिलीफ लेने का राइट नहीं बनता है, उनके फेवर में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो क्या कहलाता है? मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। जैसे शर्मा जी हैं, क्रेडिटर हैं, है ना, अब उन्होंने कंपनी को गुड्स सोल्ड किया था, शर्मा जी ने कंपनी को क्या बेचा है? गुड्स, तो शर्मा जी क्या हो गए? क्रेडिटर, कंपनी क्या हो गई? डेटर। अब क्रेडिट पर गुड्स बेचा है, तो फिर कंपनी की ड्यूटी बनती है कि पैसा वापस दे दे। क्या कंपनी पैसा वापस दे रही है? नहीं। तो शर्मा जी केस फाइल करेंगे, किसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे? कंपनी के अगेंस्ट। उन्होंने क्या किया? डायरेक्टर के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। यार लाइबिलिटी किसकी है? तो कंपनी के अगेंस्ट केस करो ना। ये देखते ने हिलवा दिया ना, ये सब गड़बड़ करा दी वापस से। लाइबिलिटी किसकी है? तो कंपनी के अगेंस्ट केस करो। आप किसके अगेंस्ट केस कर रहे हो? डायरेक्टर के अगेंस्ट में। डायरेक्टर और कंपनी का एग्जिस्टेंस तो क्या होता है? अलग अलग होता है, सेपरेट होता है ना। आपने खामोखा उनको जोड़ दिया है। हाँ, अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल जैसा कुछ होता तो बात अलग थी। ये समझ में आया अपने को? हाँ, तो फिर क्या? जैसे दहेज का केस फाइल कर दिया मिसेस शर्मा ने, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी, उसकी बहन के अगेंस्ट भी, मम्मी पापा सब। तो कई बार दूसरे व्यक्ति को कोई गलती नहीं होती, फिर भी लपेटे में ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। तो अगर मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज है, तो ये डायरेक्टर जब अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करेंगे तभी बोल देंगे कि हमें तो खामोखा जोड़ा गया, हमारे अगेंस्ट तो इसका कोई राइट बनता ही नहीं है। जब इसका हमारे अगेंस्ट कोई राइट नहीं बनता है, तो हमें हटाओ यार, हमें क्यों नहीं ले रखा है इसके अंदर, हटाओ हमें। एक बार देखना वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा। नेक्स्ट हमें दिया है मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या था? हमने केस फाइल करने के कारण, कि अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट हमें केस फाइल करना है, तो जो केस किन कारणों से, किन रीजन से फाइल किया था, वो क्या कहलाते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। अब अगर एक व्यक्ति से हमें 4 तरह की प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति से हमें, तो ये जरूरी थोड़ी कि चारों के लिए सिंगल केस फाइल किया जाए। अगर चारों का नेचर सेम है, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक ही केस फाइल होगा। बट अगर चारों एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, तो फिर सबको एक साथ क्लब किया जा सकता है क्या? नहीं, नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर एक व्यक्ति के अगेंस्ट हमें एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन है, बट वो कॉज ऑफ एक्शन का नेचर सेम नहीं है, तो एक ही केस फाइल नहीं होगा। जैसे शर्मा जी हैं, उन्हें 1 लाख रुपए लेना थे, किससे? वर्मा जी से। उन्होंने रिपे किया क्या? नहीं, तो ये मनी की रिकवरी का केस है। फिर शर्मा जी और वर्मा जी का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो शर्मा जी को 2 कॉज ऑफ एक्शन है, किसके अगेंस्ट? बट क्या दोनों कॉज ऑफ एक्शन सेम है क्या? इनका नेचर सेम है क्या? तो फिर इनको एक साथ जोड़कर सिंगल केस फाइल नहीं किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट जितनी प्रॉब्लम है सबका एक ही केस फाइल होगा। हाँ, केस का नेचर सेम है तो एक साथ होगा।
जैसे अगर मिसेस शर्मा दहेज का केस फाइल कर रही हैं तो उसके साथ डिवोर्स का भी करेंगी, डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकती हैं, वो फिर अलग अलग नहीं करेंगी क्योंकि वो सब सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। बट अदरवाइज अगर वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं है तो फिर यार सेपरेट होगा, तो सेपरेट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? चलो हर्ष ने बोला हाँ। अब जो डेट ऑफ हियरिंग है क्या है बेटा? जो उस पर ना तो प्लेंटिफ आया है ना ही कौन आया है? डिफेंड। तो केस क्या कर दिया जाएगा? डिसमिस। फिर प्लेंटिफ तो आया है बट कौन नहीं आया है? डिफेंडेंट। तो जो प्लेंटिफ ने क्या लगाए थे? एलिगेशंस। क्या लगाए थे बेटा? उन्हें सच मानते हुए डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या दे दिया जाएगा? डिसीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स पार्टी डिसीजन। फिर प्लेंटिफ नहीं आया है, केवल कौन आया है? डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट जो कह रहा है उसके बेसिस पर क्या दे दिया जाएगा? डिसीजन। ये होता है अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कोर्ट के अंदर अपीयर होना, आना। नॉन अपीयरेंस मतलब नहीं आना। ठीक है, तो अपीयरेंस मतलब आना, नॉन अपीयरेंस मतलब क्या हो जाएगा? नहीं आना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस के केस में ये देखते हैं दोनों नहीं आए थे, तो यार जब दोनों में से किसी को नहीं पड़ी तो हमें क्या पड़ी? खत्म कर केस। फिर कौन आया था? प्लेंटिफ आया था, कौन नहीं आया? तो मानते हैं डिफेंडेंट के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है और उसने जो आरोप लगाए हैं प्लेंटिफ ने सबको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए हम एक्स पार्टी डिसीजन दे देते हैं। बट अगर कौन नहीं आया था? प्लेंटिफ। और कौन आया था? तो जो डिफेंडेंट बोल रहा है उसको मानकर हम डिसीजन दे देते। फिर एक्स पार्टी डिसीजन जो दिया गया है, उस एक्स पार्टी डिसीजन के अंदर 4 तरह की रेमेडी होती है डिफेंडेंट के पास। डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो एक्स पार्टी डिसीजन दिया गया है उसमें 4 तरह की रेमेडी होती है। पहला, वो क्या फाइल कर सकता है? अपील। एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट क्या फाइल कर सकता है? अपील। फिर वो काई के लिए अप्लाई कर सकता है? रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर वो काई के लिए अप्लाई कर सकता है? सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड वो क्या कर सकता है? नया सूट फाइल कर सकता है एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट, अगर उसे क्या नहीं मिला था? समन नहीं मिला था तो। फिर क्या दिया अगला हेडिंग अपने को? अपील। अपील हम पढ़ी चुके हैं, क्या होता है अपील? कि छोटू कोर्ट के डिसीजन से अगर हम, तो मोटू कोर्ट के पास जाकर क्या कर देते हैं? हम अपील। ठीक है, अपील हमेशा बड़ी कोर्ट के पास होती है। 5 चीजें देखी थी हमने। पहला क्या देखा था? सूट। सूट क्या होता है? सबसे लोअर कोर्ट में जिसको ज्यूरिसडिक्शन हो। अपील जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया था उससे बड़े के पास। फिर रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन देखते हैं, इसके जज्बात वही आ रहा है। राइट टू अपील जो है वो इनहेरेंट राइट नहीं है, मतलब राइट टू अपील आपका लीगल राइट है। कैसा राइट है? मतलब लॉ में लिखा है ना कि आप अपील कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो अपील करने का राइट कौन प्रोवाइड करता है? लॉ। अपील करने का राइट कौन प्रोवाइड करता है? लॉ प्रोवाइड करता है। और अगर लॉ में परमिटेड है कि अपील की जा सकती है तो ही होगा। इसलिए नेचुरल या इनहेरेंट राइट नहीं है, ये बाय बर्थ राइट नहीं मिल गया है। ये कैसा राइट है? जो लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो लॉ में जहां लिखा था वहां आप कर सकते हो, जहां नहीं लिखा था वहां नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अपील 4 तरह की पढ़ी हमने। एक अपील किसके अगेंस्ट? ओरिजिनल डिक्री। फिर कौन सी अपील? अपील अगेंस्ट और अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल डिक्री मतलब हम कोर्ट में सबसे पहले क्या फाइल करते हैं? सूट। सूट का डिसीजन जो आता है वो क्या कहलाता है? जजमेंट। जो कितने तरह का होता है? 2 तरह का, डिक्री और। अब अगर डिक्री आई थी, क्या आई थी? उसके अगेंस्ट हम अपील कर रहे हैं ना, तो वो क्या होती है? फर्स्ट अप। तो जब ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट अपील की जाती है मतलब पहली बार अपील हुई है, और अगर क्या हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील बोल देते हैं हम उसको। दूसरा दूसरा कौन सा अपील दिया है? सेकंड अपील। ठीक है, अब ये फर्स्ट अपील का क्या आ गया? डिसीजन। इससे भी हम सेटिस्फाइड, तो फिर हम क्या करते हैं? सेकंड अपील। फिर क्या होता है? ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील होती है, बट ऑर्डर के अगेंस्ट केवल
कौन सी नहीं होती है? एंड हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील उन्हीं ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है जिनके लिए लॉ में स्पेसिफिकली लिखा था तो अपील होगी, नहीं लिखा था तो नहीं हो। ठीक है, जबकि लगभग हर डिक्री के अगेंस्ट क्या होती है? अपील। फर्स्ट अपील भी होती है और हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील, जिन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है वो भी कौन सी होती है? सेकंड तो होती ही नहीं। फिर होती है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। कौन सा सेक्शन? तो हम सेक्शन 112 के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ले लेते हैं। काहे की परमिशन ले लेते हैं? देख बे, हमें अपील करना और हम सीधे अपील करने तेरे पास ही आना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अगर हमें परमिशन दे देता है डायरेक्टली उसके पास अपील करने की, तो वो क्या हो जाएगा? अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चले। अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री हमने पढ़ लिया है कि जो भी कौन होता है सुपीरियर कोर्ट उसको करते हैं, ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट करते हैं, चाहे डिक्री कैसे पास हुई थी एक्स पार्टी तो भी कर सकते हैं, है ना। फिर क्या बोला है? अगर कंसेंट से डिक्री आई थी, कैसे डिक्री आई थी तो नहीं की जाती है। कॉम्प्रोमाइज डिक्री कंसेंट डिक्री होती तो नहीं होती है, क्योंकि कंसेंट डिक्री मतलब दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज करवाया गया है, उसमें कोर्ट का डिसीजन नहीं है। जब कोर्ट का, तो फिर उसके अगेंस्ट अपील कहां से करेंगे अपन? वेरी गुड, तुम लोगों ने गड़बड़ी करवाई है, देखो अच्छा खासा चल रहा था। फिर फर्स्ट अपील जो होती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर भी हो सकती है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, जबकि सेकंड अपील केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर नहीं होती है। वापस लगाऊं क्या इसको एक बार? वो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि वो आर्या और जारिया है। मैं सोच रहा हूं रिस्क लूं तो ऐसा नहीं पूरा ही बिगड़ जाए। चलो, फिर अगर ओरिजिनल डिक्री में अमाउंट जो इन्वॉल्व है अगर वो कितने से ज्यादा नहीं है तो फिर क्या नहीं होती? उसके अगेंस्ट अपील नहीं होती, है ना। सेकंड अपील, तो फर्स्ट अपील के से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? फिर सेकंड अपील कर सकते हो। ये समझ में आया अपने को? एंड सेकंड अपील हमेशा किस बेसिस पर होती है? क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पर नहीं होती है। सेकंड अपील नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास होती है। किसके पास होती है बेटा? कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास। मार दूंगा, अब नहीं आया तो चला ही गया क्या? आ गया। फिर सेकंड अपील बता दिया केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर होगी, है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर सेकंड अपील नहीं होती है। फिर क्या है? ऑर्डर के अगेंस्ट अपील। तो हमने बता दिया कि जो ऑर्डर क्या बताए हैं? अपीलेबल, मतलब लॉ में लिखा है ना साफ साफ, क्या लिखा है कि इनके अगेंस्ट क्या होगी? कोई होगी, और अगर नहीं लिखा है तो फिर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील तीन सिचुएशन के अंदर होती है। पहला, जिस भी सिविल कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जा रहा है वही सर्टिफाइड कर देता है कि देख बे, ये एक ऐसा केस है जिसके लिए तेरे को अपील सीधे जाकर किसके पास करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सीधे किसके पास जा? क्या करने के लिए? तो जब छोटे कोर्ट ने ही बोल दिया है कि सीधे अपील कहां जाकर करो, तो फिर अपील कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास। या सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने के लिए कौन सा सेक्शन? 112 के अंदर हमने स्पेशल लीव मतलब स्पेशल परमिशन ले लियो, स्पेशल परमिशन ले लियो। ठीक है, फिर क्या होता है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, है ना। क्या मतलब? हाई कोर्ट ने अगर कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया है, मतलब हाई कोर्ट अपील नहीं सुन रहा था, हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था, और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट ने कोई डिक्री या ऑर्डर पास की है, तो हाई कोर्ट ने अगर डिक्री या ऑर्डर पास की है तो हाई कोर्ट से बड़ा कोर्ट कौन सा है? तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहां करोगे? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर हाई कोर्ट ने क्या किया है? अपील, हाई कोर्ट के पास क्या हुई थी? अपील, और उसके बाद हमें अपील करनी है, तो सेकंड अपील कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर
जनरल रूल यही है, अपील के अंदर कोई एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। जनरल रूल यही है, अपील के अंदर क्या नहीं होता कोई भी, बट फिर भी कोर्ट के लिए क्या होता है, डिस्क्रिशनरी। वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है नए एविडेंसेस लेने से, वो चाहे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बोल सकता है कि लिया। लाने का कब बोलेगा, जब हम ये प्रूव करें कि ये एविडेंसेस पहले कहां थे हमें मालूम नहीं था, किसके पास थे हमें मालूम नहीं था। वो चीजें अगर आप प्रूव करते हो तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। फिर क्या दिया है, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। आरआरआर देख ली कि नहीं देखी, आरआरआर हाँ पढ़ लो बैठ के भी। रेफरेंस किसको दिया जाता है, हाई कोर्ट को। रेफरेंस किसको दिया जाता है, हाई कोर्ट को। क्या लेने के लिए, उसकी ओपिनियन। कौन देता है रेफरेंस, लोअर कोर्ट। कौन देता है रेफरेंस, तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, कोई भी क्या इन्वॉल्व है, और उस क्वेश्चन ऑफ लॉ की वैलिडिटी पर छोटे कोर्ट को रीजनेबल डाउट हो रहा है। जैसे समझाते समय मैंने बोला था ना कि अगर हम किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं तो हम किससे कंसल्ट करते हैं, अपने सीनियर से, अपने से बड़े से कंसल्ट करते हैं। तो यार ये छोटा कोर्ट है, ये भी लॉ के किसी पॉइंट पर अटक गया है, इसे समझ में नहीं आ रही क्या करें, तो अपने सीनियर की हेल्प लेगा ना। तो ये सीनियर मतलब सुपर सीनियर के पास जा रहा है, किसके पास, हाई कोर्ट के पास। यार ये जो इस केस में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, हमें लग रहा है ये लॉ खत्म हो चुका है, हमें लग रहा है इस लॉ के प्रोविजंस को रिपील किया जा चुका है, बट अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से डिक्लेरेशन नहीं है। तो फिर हम आपके पास आए हैं, अब आप ही बताओ क्या करें, हमें डाउट हो रहा है ना। देन कौन अप्लाई कर सकता है, बोले पार्टीज अप्लाई कर सकती है, इवन कोर्ट खुद भी कर सकता है। कब अप्लाई करेगा, जजमेंट देने के पहले। काहे के लिए अप्लाई करेगा, हाई कोर्ट की ओपिनियन लेने के लिए ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। नॉर्मली उन केसेस में किया जाता है जहां पर क्या नहीं होती है, अपील। अगर केस कैसा है, नॉन अपीलेबल है, मालूम है हम डिसीजन दे देंगे, सामने वाला अपील भी नहीं कर पाएगा, तो फिर हम मैटर ही किसको दे देते हैं, हाई कोर्ट को। आप संभालो, हमसे नहीं संभल रहा है। फिर क्या होता है, रिव्यू। तो सूट तो कहां फाइल करते हैं, सबसे छोटी कोर्ट के अंदर जिसको ज्यूरिसडिक्शन हो। अपील किसको करते हैं, सुपीरियर कोर्ट को। रेफरेंस किसको देते हैं, हमेशा हाई कोर्ट को। रिव्यू के लिए उसी कोर्ट के पास जाया जाता है जिसने डिक्री या ऑर्डर पास किया था। रिव्यू के लिए हम उसी कोर्ट के पास जाते हैं जिस कोर्ट ने क्या किया था, हाँ। तो रिव्यू मतलब होता है रिकंसिडरेशन ऑफ डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, कि कोर्ट ने क्या दिया था जो डिसीजन, उस डिसीजन को वो वापस से क्या करे, रिकंसिडर। किन ग्राउंड्स पर करें भाई, क्यों देखें हम हमारे डिसीजन को क्यों रिकंसिडर करें, तो बोले यार हमें क्या मिले हैं, कुछ नए एविडेंसेस, हमें क्या मिले हैं कुछ, या जो डिसीजन आया उसमें किसी तरह से क्या है, मिस्टेक, या और कोई सफिशिएंट रीजंस जिनके बेसिस पर आप शो कर सको कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आपको अपने डिसीजन को क्या करना चाहिए, रिव्यू। तो हम उसी कोर्ट के पास जाते हैं जिस कोर्ट ने क्या दिया था, डिसीजन। फिर रिव्यू नॉर्मली तब जाते हैं जब हमारे डिसीजन के अगेंस्ट क्या नहीं होगी, अपील। या अपील तो हो सकती है बट सामने वाला अपील करना चाहता नहीं है, वो आप ही को मौका दे रहा है कि आप अपनी गलती सुधार लो। अगर आप अपनी गलती सुधार लोगे वो बहुत अच्छी बात है, वहीं खेल खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो रिव्यू के लिए उसी कोर्ट के पास जाते हैं जिस कोर्ट ने क्या दिया था, डिसीजन। फिर 115 किससे रिलेटेड है, रिवीजन। रिवीजन के लिए पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। किसके पास है, हाई कोर्ट। हमने 3 चीजें याद करी थी। हाई कोर्ट को लगता है कोई भी छोटा कोर्ट जो है वो तेज चल रहा है या चल ही नहीं रहा है, या तेज चल रहा है मतलब जो पावर उसके पास नहीं है उन पावर को भी यूज कर रहा हो, चल ही नहीं रहा है मतलब जो काम करना चाहिए थे वो कर ही नहीं रहा है यार, और इलीगल या अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा है। तो अगर
एमपी का हाई कोर्ट है और उसे लगता है एमपी का कोई भी छोटा कोर्ट गलत चल रहा है, अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा है, तो फिर उसके लिए वो 115 वाले पावर यूज कर सकते हैं। मान लो महाराष्ट्र का कोई छोटा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो गलत चल रहा है, तो एमपी हाई कोर्ट को उसके पास पावर है क्या? नहीं। एमपी हाई कोर्ट को केवल एमपी के रिलेशनशिप में। एंड फिर हाई कोर्ट को लग रहा है बोले यार इस मैटर पर क्या नहीं होगी? अपील नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अरे भाई अगर छोटे कोर्ट ने गलत काम किया है तो हम अपील कर देंगे ना, अपील में देख लेना। बोले यार मैटर ऐसा जिसमें अपील, तो 5 चीजें याद रहेगी। सूट हमेशा सबसे लोअर ग्रेड की कोर्ट जिसको ज्यूरिसडिक्शन हो, दूसरा सुपीरियर कोर्ट के पास, तीसरा रिवीजन के लिए किसके पास जाते हैं? हाई कोर्ट के पास जाते हैं 3 केसेस के अंदर, फिर रेफरेंस भी हाई कोर्ट को ही देते हैं और रिव्यू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? न्यायवाच। कंपनी या कॉर्पोरेशन जो किसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, क्या उनके अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है? हां बिल्कुल किया जा सकता है। अब जब उनके अगेंस्ट केस फाइल करोगे तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे, उन डॉक्यूमेंट को साइन कौन करेगा, उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कौन करेगा? तो साइन या वेरीफाई कौन करता है कंपनी के बिहाफ पर? कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर। एंड जब हमें कंपनी को समन सर्व करना है तो हम कंपनी को समन कैसे सर्व करवाएंगे? तो समन सर्व करने के लिए हम कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को या डायरेक्टर को या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को समन सर्व करके खेल खत्म कर सकते हैं। या कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर रजिस्टर्ड पोस्ट से हम भेज दें समन की कॉपी को, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें। हो जाएगा ये। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? माइनर इंसान होता है क्या? कैसा इंसान? वो छोटा इंसान। तो इस तो ऐसी सिचुएशन में माइनर के अगेंस्ट केस हो सकता है क्या? या माइनर हमारे अगेंस्ट केस कर सकता है क्या? हाँ मतलब बिल्कुल हो सकता है, माइनर भी इंसान है ना? तो माइनर जिसने 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए, बट अगर किसी बच्चे के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने गार्जियन अपॉइंट किए थे तो जब तक वो कितने का नहीं हो जाता है तब तक वो नालायक माइनर कहलाएगा। ठीक है? तो गोरा दिख रहा हूं मैं, इनफैक्ट मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है बहुत पाउडर पोत लिया। अंग्रेज भी शर्मा जाए मेरे को देख कितना गोरा लग रहा हूं। अब माइनर के अगेंस्ट जब हम केस फाइल करेंगे कहां पर जाकर? कोर्ट में जाकर, है ना? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम माइनर के नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से करें जरूरी नहीं है ना? लेकिन जब माइनर हमारे अगेंस्ट केस फाइल करता है तो किसके नाम से करता है? अपने नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से। नेक्स्ट फ्रेंड कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका इंटरेस्ट माइनर के इंटरेस्ट से अलग नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब अगर हमने माइनर ने हमारे अगेंस्ट केस फाइल किया और अपने ही नाम से कर दिया, नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देगा और जो माइनर का एडवोकेट था उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी? पेनल्टी लगाई जाएगी। बोले तू तो पढ़ा लिखा था, तेरे को देखकर आना चाहिए था, या तू छोटा बच्चा है। फिर माइनर जब क्या बन जाएगा? मेजर, है ना? तो उसके पास दो तरह से इलेक्शन रहेंगे। कितने तरह से? या तो वो केस में आगे बढ़े या क्या करे? छोड़ दे। अब अगर वो छोड़ रहा है तो कोर्ट उसको बोल सकता है कि सामने वाले के अभी तक जितने खर्चे आए वो खर्चे पे कर। और अगर वो केस में कंटिन्यू रहना चाहता है तो कोर्ट बोल देगा, क्या बोल देगा? कि अब नेक्स्ट फ्रेंड का नाम हटा देते हैं और तेरे नाम से केस को कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है? लिंक चल रही है, बंद हो गई? हाँ, एंड हो गई? देखो देखो,
लिंक कंटिन्यू है? आर यू श्योर? हाँ हाँ हर्ष का भी आ गया भाई चालू। तो नेक्स्ट हमें दिया है समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर मतलब ऑर्डर 37। समरी प्रोसीजर मतलब क्या हुआ? ऑर्डर 37 है ना। समरी प्रोसीजर मतलब स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस, डिस्पोजल ऑफ केस एट वंस, फटाफट से और फटाफट से केस को क्या कर देना? सॉल्व कर देना, खत्म कर देना, केस खत्म कर देना। समरी प्रोसीजर की कैटेगरी में आता है ना। अब अपने को क्या बोला है? ये हमने देखो समरी ट्रायल लिखा आएगा ना तो क्रिमिनल का है ना, ट्रायल उसका है, समरी प्रोसीजर सीपीसी का। दोनों का पर्पस एक ही है कि फटाफट से और हाँ, लेकिन किसके केस में? सीआरपीसी के केस में वो जेल वेल का रहेगा और यहां मॉनिटरी से रिलेटेड रहेगा। तो ऑर्डर 37 ये बोलता है क्या कि अगर हमें क्या करना है? पैसे की रिकवरी करनी, जिसका हमारे पास रिटर्न प्रूफ है, प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है या क्या है? हुंडी। एंड इसके बेसिस पर हमने केस फाइल किया है कि हमें क्या प्रोवाइड करो आप? रिलीफ। बट हम नहीं चाहते हैं कि आप क्या करो? लंबी प्रोसीजर फॉलो करो। आप तो फटाफट से और खटाखट से केस को सॉल्व करके क्या कर दो? खत्म। तो अगर डेट की रिकवरी का केस है, बोलेंगे काय का केस है? अगर जिसका हमारे पास क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका हमारे पास क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है ना, या किसी एक्ट के अकॉर्डिंगली अमाउंट ड्यू था या गारंटी के कारण अमाउंट ड्यू था, तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ऑर्डर 37 में आपके पास केस फाइल कर रहे हैं, मतलब आपको समरी में फटाफट से स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस देना है, आपको कोई तारीख पे तारीख नहीं लगाना है। इसी सिचुएशन के अंदर जब हमारे पास एप्लीकेशन आएगी तो हम डिफेंडेंट को क्या सर्व कर देंगे? नोटिस। अब डिफेंडेंट को हम डिफेंस का राइट देंगे क्या? नहीं। समरी प्रोसीजर के अंदर अगर केस एक्सेप्ट किया गया है तो हम डिफेंडेंट को काय का राइट नहीं देंगे? डिफेंस का राइट नहीं देंगे। ठीक है। लेकिन समन सर्व होने से कितने दिन में? 10 दिन के अंदर वो हमें क्या दे देता है? एप्लीकेशन। कब से? डेट ऑफ समन से 10 दिन के अंदर हमारे पास आ जाता है ना, और रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि मुझे लीव टू डिफेंड दो, तो फिर कोर्ट उसे लीव टू डिफेंड दे सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि लीव टू डिफेंड देना इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, दे देगा। फिर लीव टू डिफेंड अनकंडीशनली भी हो सकती है और कंडीशनली भी हो सकती है ना। अगर लगता है डिफेंडेंट का केस कैसा है? फ्रिवोलस है, बेकार है, झूठ बोल रहा है, टाइम पास कर रहा है, इसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है, उल्लू बना रहा है, पागल बना रहा, कोई दम वाली बात नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंस की परमिशन कोर्ट नहीं देगा। अदरवाइज कोर्ट को लगता है कि डिफेंस की क्या देनी चाहिए? परमिशन, तो कोर्ट दे देगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर समरी प्रोसीजर में हम केस कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट के पास और सिटी सिविल कोर्ट के पास, और या और कोई कोर्ट जिसे किसने ऑथोराइज किया हो? हाई कोर्ट। फिर जब समरी प्रोसीजर में हम केस फाइल करेंगे तो हमें केस के साथ ये चीजें मेंशन करना पड़ेगी। पहला, स्पेसिफिक अवरमेंट देना है कि जो केस फाइल हुआ है वो ऑर्डर 37 में, मतलब हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि आप समरी वे में केस को सॉल्व करो। कोर्ट अपने आप से समरी वे में सॉल्व नहीं करता है, हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यार 37 के हिसाब से ले लो। फिर हम बोलेंगे हम ऐसी कोई भी रिलीफ नहीं मांग रहे हैं जो आप ऑर्डर 37 में नहीं दे सकते हो, जो हम मांग रहे हैं बिल्कुल आप दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर क्या है? केस के जो डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखना पड़ेगा कि केस फाइल हुआ है काय में? ऑर्डर 37। समझ में आया अपने को? फिर नॉर्मली लोन की रिकवरी का केस करने का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? 3 साल। बट अगर हमें वो केस समरी प्रोसीजर से करना है तो कितने साल है? 1 साल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है? समरी जजमेंट। इंपॉर्टेंट है
इस पर्पज से क्योंकि दुनिया में भी नया आया है, 2015 में जोड़ा गया है, सिलेबस में भी नया आया है आपके, है ना। अब 3 समरी हो गई। समरी ट्रायल तो सीआरपीसी, समरी प्रोसीजर सीपीसी 37 वाला, और समरी जजमेंट ये क्या है 13A। ऑर्डर कौन सा है 13A, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो समरी प्रोसीजर है वो तो मनी की रिकवरी का है, जिसमें आपके पास क्या है रिटर्न प्रूफ है इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, हुंडी, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट था, उसके कारण है। बोले जो दूसरे सिविल मैटर होते हैं, जो दूसरे क्या होते हैं, वो फिर समरी वे में सॉल्व नहीं होंगे। आपने केवल समरी प्रोसीजर में वो मनी की रिकवरी वाला मैटर ही डाला है। दूसरे मैटर को इसके अंदर, दूसरे मैटर को, दूसरे जो कमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो, उन्हें भी फटाफट से सॉल्व करना जरूरी होता है। कमर्शियल डिस्प्यूट मतलब बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, और बिजनेस के अंदर अगर टाइमली डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, अननेसेसरीली खींचा जाएगा, तो होगा क्या, टाइमली डिसीजन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो बिजनेस स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकता। तो हमने बोला ऐसे डिस्प्यूट जो किस नेचर के हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से कमर्शियल कोर्ट होना चाहिए, जो कि सिविल कोर्ट की तरह फुल ट्रायल ना करते हुए समरी वे में सूट को क्या कर दे, खत्म कर दे। इसलिए हमने देखा है, हमने यही जिगल के अंदर चैप्टर भी पढ़ा था, कौन सा वाला, ट्रिब्यूनल वाला। उसमें पढ़ा था हर एक्ट में अपने अपने पर्पस से क्या बना दिए हैं, ट्रिब्यूनल, ताकि उन एक्ट से रिलेटेड जो भी लफड़े हो रहे हैं उन्हें हम फटाफट से और खटाखट से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये सिमिलर है किसके जैसा, समरी सूट के जैसा, बट डिफरेंस किस चीज का है, समरी सूट केवल डेट की रिकवरी था ऑर्डर 37, और यहां कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट आ सकता है। 13A के अंदर क्या हो सकता है, कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट आ सकता है, जरूरी नहीं मनी की रिकवरी का हो, कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट। तो ऑर्डर 37 में केस लड़ने के लिए हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगी, दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकती है, बट हां कब जाएगी, समन सर्व करने के बाद, लेकिन इशू फ्रेम होने के पहले। इशू फ्रेम होना मतलब सामने वाले के अगेंस्ट क्या आरोप हैं वो निर्धारित करने के पहले आपको बोलना पड़ेगा, क्या समरी वे में निपटा दो यार, खत्म करो इसको समरी वे में, लंबे प्रोसीजर हमें फॉलो नहीं करना, ठीक है। फिर क्या बोला है, अपॉन कंसिडरेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट समरी जजमेंट दिया जा सकता है ना। कब, जब लगता है कि कोई रियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, कि प्लेंटिफ जो कह रहा है उसकी बात में दम नहीं दिख रहा है, या डिफेंडेंट जो कह रहा है उसकी बात में दम नहीं दिख रहा है, समरी वे में खत्म करो। फिर दूसरा और कोई कंपेलिंग रीजन नहीं दिख रहा है जिससे कि अननेसेसरली हम केस को क्या करें, खींचे, अननेसेसरली हम केस को लंबे प्रोसीजर से लेके जाएं, इसका कोई रीजन भी हमें नहीं दिख रहा है यार, तो हम केस को क्या कर देंगे, समरी जजमेंट देकर खत्म कर देंगे। तो समरी सूट दो तरह के हो गए सीपीसी में, एक तो कौन सा, समरी प्रोसीजर जो ऑर्डर 37 वाला बट वो डेट से रिलेटेड है, एंड दूसरा समरी जजमेंट जो किसी भी तरह का कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाएगा। लास्ट क्या दिया है, तो जैसे सीआरपीसी में अपन ने इनहेरेंट पावर पढ़े थे ना, 3 पर्पस से पढ़े थे, जिसमें बेसिक तो यही था क्या, एंड ऑफ जस्टिस, है ना। तो उसी तरह के प्रोविजन यहां दिए हैं कि भाई सिविल मैटर पर भी एक्सप्रेसली जो पावर किसको दे दिए हैं, कोर्ट को, एक्सप्रेसली जो पावर किसको दे दिए हैं, वो तो एक्सप्रेसली यूज करेगा ही, बट जिन मैटर पर एक्सप्रेस पावर, वहां क्या माने जाते हैं, इंप्लाइड पावर, कौन से सेक्शन के हिसाब से, 151 के हिसाब से, कौन से सेक्शन के हिसाब से बेटा, पर्पस वही है, एंड्स ऑफ जस्टिस। एंड्स ऑफ जस्टिस मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ क्या ना हो, इनजस्टिस ना हो, एंड प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो सेक्शन 151 कहता है कि एक्ट के जितने भी एक्सप्रेस पावर हैं, एक्ट के जितने भी क्या हैं, तो वो जिन सेक्शन में दिए उन सेक्शन में कोर्ट उन एक्सप्रेस पावर को यूज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिन मैटर पर क्या नहीं दिया है एक्सप्रेस पावर, उन मैटर पर क्या होते हैं,
कौन से सेक्शन के हिसाब से? बट केवल कितने पर्पस से? केवल कितने पर्पस से? दो। पहला पर्पस फॉर, हाँ, एंड दूसरा टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोड। इन दो पर्पस से आपको 151 ऑथोराइज करता है कि आप कुछ भी इंप्लाइड पावर रखते हो। बट हाँ, हमेशा ध्यान रखना है, जिस मैटर पर एक्सप्रेस पावर दे दिया गया है उस मैटर पर अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा कर ले। किसी मैटर पर अगर कुछ लिखा नहीं है और हम इंप्लाइडली कुछ देना चाहते हैं डिसीजन, तो वो फिर इनहेरेंट या इंप्लाइड पावर होगा, बट वो भी इन दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए होना चाहिए। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट? पहला एंड्स ऑफ जस्टिस और दूसरा, ठीक है। फिर ये केस दिया है, इस केस के अंदर बताया गया था, है ना, क्या कि अगर स्पेसिफिक पावर नहीं दिए हैं तो कोई सिचुएशन जो कि लॉ के द्वारा कवर नहीं की गई है, कोई सिचुएशन जो किसके द्वारा? लॉ के द्वारा कवर नहीं की गई है ना, तो उस सिचुएशन को फिर इनहेरेंट पावर देकर कवर किया है। बट इनहेरेंट पावर दो ही पर्पस से यूज होना चाहिए, पहला एंड्स ऑफ जस्टिस, दूसरा, समझ में आया? अब ये जो केस है, इस केस में भी आगे तक यही चीज बोली है, क्या कि जो सब्सटेंटिव प्रोविजन है, जो कि मेन प्रोविजन है, वो आपको कंप्लाई करना है। उसमें आपके पास कुछ भी डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, जो लिखा है बस उसको उसी तरह से कंप्लाई करना है। बट हाँ, अगर कहीं लेक्यूना है, अगर कहीं कुछ लिखा नहीं है, और दो पर्पस से आपको फिर इनहेरेंट पावर दिए हैं, क्या? टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट, ये दो लाइन तो हर केस में लिखना ही अपने को, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर रेमेडी या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो फिर आप कौन सा पावर यूज करते हो? इनहेरेंट पावर यूज करते हो। ये समझ में आया? बट ये पावर उसी लिमिट तक यूज होना चाहिए जितना फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या करती है? जस्टिफाइड। आपको आर्बिट्रली यूज नहीं करना है, आपका ऑब्जेक्ट उन दो में से एक होना जरूरी है, तीसरा किसी ऑब्जेक्ट से नहीं। फिर सी वाला पैराग्राफ बोलता है कि यार इनहेरेंट पावर में ऐसे पावर मत ले लेना जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो लॉ ने करने की क्या कर रखी है? मना ही कर रखी है। जब लॉ ने सीधे ही क्या कर रखा है? मना, तो आप एज्यूम करके वो काम मत कर लेना इनहेरेंट पावर लेकर। तो सबसे पहले तो देखो क्या एक्सप्रेस पावर दिए हैं? हाँ, तो इनहेरेंट पावर का स्कोप ही खत्म हो गया, आप किसी भी मैटर पर फिर 151 यूज नहीं करोगे। हाँ, एक्सप्रेस पावर नहीं दिए हैं तो आपको डिस्क्रिशन दिया है, बट वो डिस्क्रिशन केवल दो पर्पस से यूज होना चाहिए, पहला एंड्स ऑफ जस्टिस और दूसरा और किसी पर्पस से नहीं, ठीक है। तो ये 151 जो है ये हमारे क्या है? एडिशनल पावर है। एडिशनल क्यों बोला? अरे यार तेरे को एक्सप्रेस पावर्स तो दिए ही है ना, ये उनसे अलावा है और तब है जब एक्सप्रेसली कुछ भी लिखा हुआ नहीं। फिर हमें बहुत सावधानी के साथ इन पावर्स को यूज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें हम हमारा मर्जी चला रहे हैं। एक्सप्रेस पावर जब हम यूज करते हैं तो जैसा लिखा था हमने कर दिया, हमारा दिमाग लगाया क्या? नहीं। बट इंप्लाइड पावर के अंदर हमें अपना ब्रेन यूज करना है, तो जब हमें अपना क्या यूज करना है? बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ, ठीक है। तो हमें डबल प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपने को अच्छे तरीके से डबल चेक कर लेना चाहिए कि हाँ, ये जो दो ऑब्जेक्ट बताए गए थे, इन्हीं ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए इन पावर को यूज कर रहे हैं, हाँ तो कर ले। और तभी करो जब ऐसा करना बहुत ज्यादा क्या हो? नेसेसरी, है ना। और बोनाफाइड पर्पस से करना है, मेलाफाइड पर्पस से नहीं करना है। एंड सब पैराग्राफ में लाइन दी है, काई के लिए करना है? टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट। चैप्टर कंप्लीट। डाउट है तो पूछ लीजिए। कल क्या पढ़ेंगे अपन?